हेलो गाइस, आई एम आनंद सर। गाइस, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, जो यूनिट था, वो शुरू किया था जिसका नाम था जेनेटिक्स। हमने बताया था कि जेनेटिक्स क्या है, तो ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब इनहेरिटेंस का स्टडी जो है वो जेनेटिक्स के ब्रांच में आता है। तो ये जो यूनिट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है: प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस के बाद में इवोल्यूशन। ये 3 पॉइंट्स में और चैप्टर्स में ये पूरा यूनिट जो है वो हमने डिवाइड किया था। तो स्पेसिफिकली हर टॉपिक के हर वीडियो के पहले मैं बताता हूं आपको कि ये सब स्टडी किसका है बेटा। तो ये जो स्टडी है वो सब इनहेरिटेंस का है। कैरेक्टर कैसे पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसके बारे में ये स्टडी है, बराबर। तो इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब कैरेक्टर कैसे पास होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर, ये बताया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस में नहीं बताया गया है, जो बताया गया प्रिंसिपल पे। पर ये चैप्टर कैसे फोकस करता है, तो ये चैप्टर फोकस करता है कि कैरेक्टर कैसे पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल नोन एज डीएनए एंड आरएनए। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, बराबर गाइस। तो हमने पिछले कुछ वीडियो सीरीज में बताया कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, पर अचानक से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बराबर। ये देखने के बाद में हमने क्या क्या बताया था, तो हम एक बार नोटपैड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या बेसिकली किस किस टॉपिक के बारे में देखा था। तो हमने जेनेटिक्स का जो यूनिट है वो शुरू किया था। हमने बताया था कि जेनेटिक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल का ऐसा कहना था, जिन्होंने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बताया था। मेंडेलियन जेनेटिक्स में बताया गया था कि जो कैरेक्टर है वो कैसे पास होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर। तो इसके बारे में बात मेंडल ने की थी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कैरेक्टर जो है इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए, तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डीएनए। तो चैप्टर के शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बाद में हमने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की थी, और हमने ये भी बताया था कि डीएनए के कौन से फीचर्स है। ये सभी चीजें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया था, बराबर। तो आज हमें डीएनए के ही बारे में आगे जाना है। तो हमने क्या बताया था, अपना जो जेनेटिक मटेरियल सबको पता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, बराबर। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस और पासिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, पासिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से, वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास करते हैं उसको आप जेनेटिक मटेरियल ऐसा कहते हो, बराबर। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, तो आप कहोगे, आप इजीली कह सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, पर ऐसा अचानक से पता नहीं चला था, बराबर। जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए अपना क्यों नहीं है, आरएनए सिर्फ वायरस में ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल क्यों है, प्रोटीन क्यों नहीं है, ये सभी चीजों के जवाब जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला। और अपने आज के लेक्चर के जो एक्सपेरिमेंट है वही फोकस करते हैं कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, बराबर। तो शुरू करते हैं सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये फाइंडिंग्स है कि अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है, बराबर। तो जाते हैं, मैंने एनसीईआरटी वाइज मैंने देखना शुरू किया था और आपको एनसीईआरटी वाइज में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है वो पढ़ा रहा था, बराबर बेटा। तो देखो हमने क्या देखा था, तो हमने बेसिकली जो टॉपिक है जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम अभी आगे बढ़ेंगे, बराबर। तो चलो जाते हैं आगे। तो हमने अब तक यहाँ तक सभी जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर दी थी, बराबर। तो अभी हम आगे जाते हैं, सबने ध्यान देके सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो बेटा हमने क्या बताया था कि हमें सर्च आउट करना है कि अपना जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इसका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ का किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ये चीज क्या है, बहुत सिंपल में समझा देता हूँ, बहुत सिंपल में। एनसीईआरटी की तरफ जाने से पहले बहुत सिंपल में मैं चीजें समझाता हूँ। जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, बराबर। इसने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था बेटा।
वो काम कर रहा था, किस पे काम कर रहा था? तो वो काम कर रहा था इस बैक्टीरिया पे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यही बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। तो ये काम कर रहा था इस बैक्टीरिया पे, और इसने एक माइस लिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया कॉज करता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा हाथ एक माइस है, इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मैंने इंजेक्ट कर दिया, इसको निमोनिया हो गया, ये मर गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? तो ये मर गया, इसका मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, बराबर, तो इसका डीएनए इसमें इंजेक्ट हो गया, वो वायरस, वो जो बैक्टीरिया है, इसने इसको निमोनिया कॉज कर दिया। पर आप एक बताओ बेटा, आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आप अगर बात करोगे तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उसने क्या किया था? तो एक कल्चर प्लेट में उसने ग्रो किया था। कल्चर प्लेट पता है, मीडिया प्लेट बोलते हैं उसको। उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उसमें ग्रो किया, बराबर। और इसने जो कॉलोनी बनाई नीमोकोकस बैक्टीरिया की, इस कॉलोनी को हम कहेंगे एस्ट्रेन और स्मूथ कॉलोनीज, बराबर। यहां पे लिखते हैं हम। सो यहां पे लिखा हुआ है एस्ट्रेन, मतलब क्या है बेटा? एस्ट्रेन है स्मूथ स्ट्रेन। ये स्ट्रेन अगर माइस को इंजेक्ट करते हैं हम तो माइस मर जाएगा। इंजेक्ट टू द माइस, माइस मर जाएगा। पर आप एक बात बताओ, एक दूसरा स्ट्रेन है जिसका नाम है आर स्ट्रेन, एक अविरुलेंट स्ट्रेन है। तो आप पूछोगे सर एस स्ट्रेन ही विरुलेंट क्यों है? सिंपल जवाब है, बराबर ना। एस स्ट्रेन ही विरुलेंट क्यों है? एस स्ट्रेन को ही अगर माइस में इंजेक्ट किया तो वो क्यों मरेगा, आर क्यों नहीं? एस स्ट्रेन कैसी कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा पता है? ये कल्चर प्लेट में यहाँ पे लेता है और ये ऐसी कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा, ये कॉलोनीज कोटेड रहेगी। कोटेड मतलब क्या? बैक्टीरिया है उसको कोट कर दिया। आप बताओ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी अगर माइस में चला गया, उसको कोटेड, तो माइस की इम्यूनिटी, इमेजिन आई एम द माइस, मुझे आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इंजेक्ट कर दिया है, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को मार पाएगी क्या? नहीं मार पाएगी, क्योंकि क्या है, उसके आजू बाजू शील्ड है, हमारी इम्यूनिटी नहीं मार पाएगी, तो निमोनिया कॉज करेगा। सिंपल है। तो बेसिकली एस स्ट्रेन जो है इससे माइस मर गया, क्योंकि वो स्मूथ है, शाइनी कॉलोनी थे, उसको कोटेड है, अपनी इम्यूनिटी, दैट इज माइस की इम्यूनिटी उसको कुछ नहीं कर पाएगी। इट रिजल्ट इन द निमोनिया एंड माइस डाइज, बराबर। पर एक दूसरा स्ट्रेन है जिसका नाम है आर स्ट्रेन। इमेजिन करो, ये जो है मैंने निकाला है आर स्ट्रेन, इसको बेटा कोटिंग नहीं है, ठीक है, ये अविरुलेंट है। इमेजिन करो ये स्ट्रेन अगर मैंने माइस में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? इसको कोट ही नहीं है, मेरी इम्यूनिटी, दैट इज माइस की इम्यूनिटी, इमेजिन आई एम द माइस, मेरी इम्यूनिटी इसको इजीली मार देगी। तो ये निमोनिया कॉज करेगा क्या बेटा? नहीं कॉज करेगा, बराबर। तो विरुलेंट स्ट्रेन कौन से हुए? एस स्ट्रेन, जो माइस को मार देंगे, और अविरुलेंट स्ट्रेन कौन से हुए? आर स्ट्रेन, जो माइस को नहीं मारेंगे, इसके वजह से माइस जिंदा रहेगा। ठीक है, क्या देखा हमने? हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हम क्या देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में बेटा? हम देख रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट जो फाइंड आउट कर रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो ग्रिफिथ ने किया, बराबर। वो किस पे काम कर रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया पे। ये बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का, वो क्या कॉज कर रहा है? तो निमोनिया। उसके दो स्ट्रेन है, आर और एस। एस स्ट्रेन स्मूथ है, आर स्ट्रेन अविरुलेंट है, बराबर। तो एस स्ट्रेन अगर हमने इंजेक्ट कर दिया तो माइस मर जाएगा, आर स्ट्रेन से माइस नहीं मरेगा। तो हुआ क्या आगे ये देखो। तो उसने क्या किया? अभी एक बात बताओ, मैंने एस स्ट्रेन को हीट कर दिया, उबाल दिया, तो एस स्ट्रेन की पावर तो निकल जाएगी, एग्री है? पावर निकल जाएगी, एग्री। सो एस स्ट्रेन की पावर अगर निकल गई, मैंने एस स्ट्रेन को हिट किल किया और माइस को इंजेक्ट किया, तो इसकी पावर तो निकल गई है, तो अपना माइस क्या हो जाएगा? तो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, बराबर। पर अब बात बताओ मुझे, एस स्ट्रेन जो हिट किल्ड है, जिसकी पावर मैंने निकाल दी है, आर स्ट्रेन जो लाइव है उसमें पावर है ही नहीं, इसको कॉम्बिनेशन में मैंने डाला, तो माइस क्या हो गया? यहां पे रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या था बेटा? माइस को जिंदा रहना, बराबर। पर माइस जिंदा रहा है क्या? नहीं रहा है। ठीक है, क्या किया हमने? एस स्ट्रेन क्या था? विरुलेंट, निमोनिया कॉज करने वाला, इंजेक्ट द माइस, बराबर, माइस डाइज। पर इसको जब हिट किल्ड कर दिया तो माइस जिंदा हो गया, तो इसकी पावर खत्म है, इसमें पावर है ही नहीं, तभी भी माइस मर गया। जो जिंदा रहने वाला, जिंदा चाहिए था, लाइव चाहिए था, हुआ क्या है? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? तो गड़बड़ ये हुई है बेटा, सिंपल चीज है, आपका जो आर स्ट्रेन था, जो अविरुलेंट था,
तो एस स्ट्रेन जिसकी कैपेसिटी हमने निकाल दी थी, इसका विरुलेंसी की पावर निकाल दी है, तभी भी इसमें क्या है, इसका खुद का डीएनए है, इसमें पावर स्टिल प्रेजेंट है। हमने ये पावर जो है एस स्ट्रेन की वो आर स्ट्रेन में, मतलब आर स्ट्रेन को टेक्निकली उसने एस स्ट्रेन में बदल दिया है। किसने बदला है? तो वो डीएनए था, पर उस टाइम को उसको पता नहीं था। तो ग्रिफिथ ने उसको बोला कि शायद एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को बदल रहा है, तो ऐसा कुछ तो है, ऐसा कुछ तो है जो आर स्ट्रेन को बदल रहा है। तो आर स्ट्रेन को बदल कौन रहा है? तो उसको उसने नाम दे दिया, उस टाइम को उसको पता नहीं था, उसने उसको नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन था? आगे जाके पता कैसे चला? ये था डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कैसा एक्सपेरिमेंट है, शॉर्ट में समझाता हूं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, वर्क ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी causes pneumonia, 2 type of strain, S strain, R strain, S strain smooth, R strain अविरुलेंट। S strain को जब इंजेक्ट किया माइस मर गया, R strain को नहीं मरा। जब S strain की पावर उबाल के निकाल दी तो मिक्स हुआ, ओके, रिजल्ट था एक्सपेक्टेड, लाइव होना पर मर गया। देयर इज समथिंग दैट चेंजेस R into the S कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा कहते हैं। तो अगला एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया ओस्वाल्ड एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्थी। उसको मैं सिंपली ओवरी, मैक्लॉयड और मैकार्थी का एक्सपेरिमेंट बोलता हूं, और वो किया गया 1933 टू 1944 के बीच में। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो यहाँ पे तो क्या किया गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा? 3 टेस्ट ट्यूब, ए बी सी। तो हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब में हमने बैक्टीरिया तो सेम ही रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का बैक्टीरिया रखा है, कोई अलग से कुछ किया नहीं है, बराबर। तो हमें पता कैसे चलना है, तो हम क्या करेंगे, हिट किल एस टाइप और आर स्ट्रेन के लाइव के बैक्टीरिया ए में, बी में और सी में डाल देंगे, बराबर। पर करेंगे क्या यहाँ पे? तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या डाला, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डीएनए डाला है, आरएनए डाला है, प्रोटीन डाला है, बराबर। तीनों केस में डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, किसके? साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के, बराबर। तो आप बताओ, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने प्रोटीन को मार दिया, मुझे पता करना है ना कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, बराबर, समझ रहे हो ना मुझे क्या करना है। मैंने क्या किया, कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन हिट किल्ड है, आर स्ट्रेन है वही उठाया, 3 टेस्ट ट्यूब में रखा। पर ए टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, मुझे क्या पता करना है कौन सा है मेरा जेनेटिक मटेरियल। एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्थी को क्या पता करना था, कौन सा मेरा जेनेटिक मटेरियल है, बराबर। तो मैंने क्या किया, ए टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन को मार दिया, और यही सेम इंजेक्टेबल जहां पे प्रोटीन नहीं है, जहां पे क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वो इंजेक्ट कर दिया माइस को, तभी भी माइस मर गया। इससे क्या पता चलता है कि भाई प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन चेंज नहीं कर रहा है, बराबर। यहाँ पे भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन लिया, और यहाँ पे आप बोलोगे प्रोटीन किससे मारा, तो आपको पता है किससे मारोगे प्रोटीन, तो प्रोटीएज से मारोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए रखा और क्या मार दिया, आरएनए मार दिया। किसके मदद से, आरएनए से। तभी भी ये जब मैं डाल रहा हूं माइस में, इंजेक्ट कर रहा तभी भी माइस मर गया, बराबर। और तीसरे इसमें जब सिर्फ आरएनए और प्रोटीन रखा और डीएनए को मार दिया, अब माइस मरा नहीं है। इसका मतलब कौन चेंज कर रहा है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में, डीएनए, एंड हेंस डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, यही यहां पे बताया गया है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मिंग, एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्थी, 3 टेस्ट ट्यूब लिए, जहां पे प्रोटीन मारा था तभी भी माइस मर गया, आरएनए मारा था तभी भी माइस मर गया, डीएनए मारा था तभी भी माइस मर गया है। तीसरा एक्सपेरिमेंट बहुत सही है, बहुत सही, मुझे पर्सनली बहुत एक्सपेरिमेंट पसंद है। इसको हम कहते हैं हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, जो किया गया 1952 में, जब डीएनए का स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेट किया गया था वैटसन एंड क्रिक ने। तो ये एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल है, तो इस डायग्राम से देखो, इतना पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायग्राम से पता चलता है एक्सपेरिमेंट। डायग्राम से आपको पता है बैक्टीरियोफाजेस क्या रहते हैं, दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, फाजेस मतलब ईट, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया। तो बेटा क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, आपको पता है ये बैक्टीरियोफाज के बाहर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड किससे बनती है बेटा, प्रोटीन से बनती है, बराबर।
हमें पता तो चल चुका है कि प्रोटीन ही अपना जेनेटिक मटेरियल, तभी भी अपने को कंफर्म करना है, बरोबर। तो हमने क्या बताया, और ये है इसका यहाँ पे रहता है जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या किया, एक बार कैप्सिड को रेडियो लेबल्ड कर दिया S35 से, रेडियो लेबल्ड, और यहां पे रेडियो लेबल्ड किया फॉस्फेट से। आप बोलोगे ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि बेटा कैप्सिड जो है वो किससे बनता है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सिंपल चीज है। और आपके डीएनए में क्या रहता है, फॉस्फोरस रहता है। प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं है, डीएनए में सल्फर नहीं है, तो सेपरेट हो गया, बराबर। तो हमने क्या किया, ये कैप्सिड है, इसको रेडियो लेबल्ड किया। आपको ये पता है ये बैक्टीरियोफाज अलाउड टू इन्फेक्ट, कैप्सिड तो कब का निकल ही जाएगा ना, सिर्फ रहेगा क्या अंदर, डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन में रेडियो एक्टिविटी आपको मिलेगी क्या, यहाँ पे नहीं मिलेगी। सेटअप ए में आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। इससे भी पता चलता है कि कैप्सिड ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन से बनता है। पर सेटअप बी में आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। क्यों बेटा रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं तो आरएनए है। कैप्सिड तो निकल गया, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रेडियो लेबल्ड हुआ है। तो पहले हमने अलाउड टू इन्फेक्शन किया, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक मशीन रहती है मिक्सचर जैसी, ठीक है ना, उससे सेपरेट किया। अगले जनरेशन में आपको रेडियो एक्टिविटी मिल गई और हर्षे और चेज को पता चल गया डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल। तो 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा। पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ का, दूसरा किया हमने कौन सा, एवरी मैकलॉड और मैकार्थी का, तीसरा हर्षिचेज का। सो होपफुली आज की जर्नी आपको पसंद आ गई होगी बेटा। दैट इज डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। अभी हम अगले थोड़ा हम वॉर करेंगे, वॉर किसका, डीएनए बेस्ट है कि आरएनए, फिर जाएंगे सेंट्रल डोग्मा की तरफ। होप गाइज आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ये सीरीज पसंद आ रही होगी आपको, ठीक है। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी डाउट होते तो आप मुझसे रीच आउट हो सकते हो बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 मार्क्स लाने के लिए जो जो करना चाहिए वो करने की कोशिश करो बेटा। डिप्रेस मत होना, कभी भी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, हर्डल्स आएंगे जहाँ से लगेगा सब खत्म है, पर सब खत्म है उसी टाइम पे सबकी शुरुआत है, ठीक है बेटा। चलेगा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।